स्टार्ट करें। अच्छा, तो हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आईएएस मैराथन एंड दिस टाइम with something very special and important as well. Okay, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। एंड भाई ये क्या पढ़ा रहे हो सर, हमें ये क्या पढ़ा दिया अचानक से? देखो सर मैम, बहुत से एग्जाम्स में आते हैं ये वाले एक्ट्स ना। बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं सर, भूल जाते हैं हम, बेसिकली कंफ्यूज हो जाता है कौन सा एक्ट क्या है, कौन सा एक्ट में क्या प्रोविजन था। इस तरीके से पढ़ाऊंगा, जिंदगी में नहीं भूलोगे सर मैम आप, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ठीक है, गारंटी दे रहा हूँ इस बात की। ओके सर मैम, इस तरीके से पढ़ लो स्ट्रक्चरली, जैसा कि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। अच्छा, क्या पहली बार पढ़ा रहा हूँ? नहीं, ये वाली जो एक्ट्स है, इंपॉर्टेंट एक्ट्स दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया की सीरीज है बेसिकली। तो ये हमने पहले भी पढ़ाया हुआ है, इसकी प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आपको जाकर के पहले के एक्ट्स भी देख लेने। ओके सर मैम। अच्छा, किस तरीके से देखते हैं हम? भाई बहुत स्ट्रक्चरल वे में हम यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, बहुत मजे लेकर के पढ़ाई करते हैं। पहला आता है आपका इंट्रो, इस वाले जैसे कि हम बात करें इस सीरीज की, तो हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं? इंट्रोडक्शन पहले पढ़ते हैं, फिर एक्ट का बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर मैम, है ना। फिर उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या रहा, राइट। ऑब्जेक्टिव के बाद हम तो सर मैम बात करते हैं इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। भाई लिखा क्या है कानून के अंदर, लिखा क्या है कि भाई इसको इतना पढ़ना पड़ रहा है हमको, कुछ तो बड़ा किया होगा इसने। फिर बात करेंगे क्रिटिसिज्म की, मेंस में आपको क्रिटिसिज्म लिखना पड़ेगा नहीं लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एड प्लस इम्पैक्ट, इसकी इम्पैक्ट की। ओके सर मैम, तो ये हम इस तरीके से स्ट्रक्चर ले में पढ़ते हुए आ रहे हैं। एग्जाम्पल चाहिए तो 5 मिनट को अभी समझ में आ जाएगा। एंड और भी ज्यादा क्लियरिटी के साथ चाहिए तो पहले के लेक्चर जाकर देख लो, ओपन है ना भाई। पेड कोर्सेज का कंटेंट अब फ्री में आपको अवेलेबल करा रहा हूँ, जाकर के देखना भाई। कितने जो है ये आपको जो कितना पेड बेसिकली पैसे देने पड़ते हैं सब चीजों के लिए। आईएएस मैराथन नहीं करता ना ये सब चीजें, आईएएस मैराथन को आपको बेसिकली फ्री में प्रोवाइड कराता है ना सर मैम। बात करते हैं कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ऐसा है क्या कि हमको पढ़ना पड़ रहा है सर मैम। अच्छा, एक एक बात बताता हूँ आपको, जब ब्रिटिश यहाँ पर राज कर रहे थे तो स्ट्रक्चरली, लीगली किस तरीके से कंट्री को कॉलोनी बनाई जाए एंड लूटा जाए, उसका सतुना ही है, उसी का एक अरेंजमेंट है ये। बेसिकली हुआ क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है ये यूके की पार्लियामेंट का एक एक्ट है, यूके की पार्लियामेंट का एक एक्ट है। इसने क्या किया, ये कहते थे कि भाई इंडिया में सेल्फ गवर्नमेंट लेके आएंगे, इंडिया में सेल्फ गवर्नमेंट लेकर के आएंगे, वहां के लोगों को इसमें जोड़ेंगे। यही सब दलीलें दी गई थी इसके अंदर भी सर मैम, है ना। ये एक बेसिकली दो पोर्शंस में आया था स्टार्टिंग में। तो एक तो था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और दूसरा था आपका गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट। तो ये दो तरीके से बेसिकली दो पार्ट में ये यहाँ पर आया था, है ना। अच्छा, बेसिकली ना क्या होता है कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 का, आ, ये बेसिकली कहा जाता है कि माइलस्टोन है टुवर्ड्स द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया, टुवर्ड्स द रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। क्या है, माइलस्टोन है। क्यों है भाई? क्योंकि इसके अंदर बनाया इसको इस तरीके से गया, इसके प्रोविजंस हम पढ़ करके देखेंगे। तो इट वाज वन ऑफ द लेंथीएस्ट एक्ट्स जो कि आज तक पास किया है ब्रिटिश गवर्नमेंट की हिस्ट्री में। 32 सेक्शन, 10 शेड्यूल्स पूरे के पूरे इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ओके सर मैम। अब इसका बात करते हैं बैकग्राउंड की, बैकग्राउंड में क्या लिखा है बेसिक। कहानी शुरू होती है भाई 1919 वाले एक्ट से। अब ये कौन, अब इसमें क्या लिखा है सर? भाई जाकर के देखो ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 1919 का एक्ट जाकर के देखो, इसी के पहले पढ़ाया मैंने जस्ट, है ना। उसको एक बार जाकर के देखना, उसके बाद इस पे आना, समझ में आएगा कि लोगों में कितना आक्रोश था इसको लेकर के। 1990 एक्ट से लोग सेटिस्फाई नहीं थे, एक्सेप्टेड ही नहीं किया उसको तो लोगों ने, नेटिव पॉपुलेशन ने। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सेल्फ गवर्नमेंट के जो प्रोविजन थे वो बहुत ही कम थे। उसके अलावा यहाँ पर लिमिटेड प्रोविजंस थे, जो कि इंडियंस को राइट्स देते थे, है ना। बल्कि उसको क्या कर दिया, और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कंप्रेस कर देते थे। लोगों के अंदर फीलिंग्स ऑफ एलियनेशन आने लगी। ठीक है, लोगों के अंदर फीलिंग ऑफ एलियनेशन आने लगी, तो प्रोटेक्ट बेसिकली। अच्छा, अब लोगों के अंदर आक्रोश आएगा तो क्या करेंगे, दंगे करेंगे, है ना, रेवोल्यूशन करेंगे। तो बेसिकली उसी को दबाने के लिए इन्होंने ये एक और चीज लेकर के आए, वो लेकर के आए रोलेट, रोलेट एक्ट। इसने और ज्यादा भड़का दिया भाई जनता को, यहाँ के लोगों को, भारतीयों को और ज्यादा भड़का दिया, है ना सर मैम। अब इन्होंने क्या किया कि भाई साइमन कमीशन को लेकर के आते हैं, भाई इंडिया में साइमन कमीशन को इंडिया में लेके आते हैं। अब बताएं, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, ये वाली बात सुनिए आपने इंडियन हिस्ट्री में, जाकर के देखना, हिस्ट्री का कोर्स है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना। ओके सर मैम, सब 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 फ्री करा दिया आपके लिए यहीं पे। अभी तो बहुत सारी चीज आने वाली है, क्या करना है, आपका सपोर्ट चाहिए, क्या करोगे, शेयर।
तो ये 1927 में ये लेकर के आए। अब ये बेसिकली कहते हैं रिव्यू करने के लिए था कि भाई ये एक्ट जो है किस तरीके से काम कर रहा है ना सरन मैम। तो इसको अपनी रिपोर्ट देनी थी, 1930 में इसने अपनी रिपोर्ट दी, 1930 में इसने अपनी रिपोर्ट दी, है ना। उसने क्या कहा कि ये 1919 का जो एक्ट है भाई बहुत सारी अनसेटिस्फैक्टरी चीजें हैं इसके अंदर, एंड इसलिए हम यहाँ पर क्या कहते हैं, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को लेकर के आएंगे। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है सरन मैम, है ना। पहली तो आपके 1930 से 31 तक, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। दूसरी आपके है जो 1931 में हुई थी, राइट, एंड थर्ड हुई थी आपके 1932 में। ठीक है, गांधी जी इसमें कौन सी इसमें गए थे बेसिकली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। वेरी वेरी इजी लल्लू क्वेश्चन आपसे अब पूछ लिया मैंने। ओके सर मैम, ये थोड़ी सी मैंने आपको बात बता दी। अब पता है कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, कहानी होती है बेसिकली स्टार्ट जब वहां पर बेसिकली 1933 में, 1933 में क्या होता है, न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट बनती है, कहां पर, इंग्लैंड में। न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट, राइट। अब वो क्या करती है, एक ड्राफ्ट बनाती है, वो एक ड्राफ्ट बनाती है, ड्राफ्ट कानून बनाती है प्रपोजल्स के फॉर्म में, कि भाई इंडिया के अंदर, कि भाई इंडिया के अंदर सेल्फ गवर्नमेंट कैसे आए, इंडिया के अंदर सेल्फ गवर्नमेंट कैसे आए सरन मैम, इसके हम बात करते हैं, है ना। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करी, जॉइंट सिलेक्ट कमेटी बनाई, जॉइंट सिलेक्ट कमेटी बनाई 1933 में, कि भाई जिसको जिसके अंदर लॉर्ड लिलिथ करके उसको चेयर कर रहे थे, एंड इसके अंदर जो मेंबर्स ऑफ बेसिकली वहां की पार्लियामेंट थी उसके मेंबर्स थे इसके अंदर, है ना। कमिटी ने डिस्कस किए, एंड यहाँ पर इन्होंने निकाले व्हाइट पेपर्स, है ना। व्हाइट पेपर्स क्या होता है कि भाई सब, व्हाइट पेपर्स क्या होता है, व्हाइट पेपर्स होता है आपके संसद का आखिरी शब्द, आखिरी वर्ड, आखिरी स्टेटमेंट, इसके बाद कुछ बदल नहीं सकता है, ये होते हैं व्हाइट पेपर्स। एंड रिपोर्ट्स निकाली इन्होंने, है ना। फाइनल रिपोर्ट दी 1934 में, किसने, ज्वाइंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं नहीं मिलेगी, जिंदगी में नहीं भूलोगे, मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। कि पार्लियामेंट टुक कॉग्निजेंस ऑफ द रिपोर्ट, एंड उन्होंने क्या किया, क्या किया, ये किया सर मैम, ये किया उन्होंने, भाई कानून बनाए, है ना। रॉयल असेंट मिल गया इसको 2 अगस्त को, 2 अगस्त 1935 में, ठीक है। एंड अब फोर्स में कब आया ये, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 1937 में, यस, 1 अप्रैल 1937 में, 2 साल बाद ये एक्ट में आया, बेसिकली इन फोर्स आया, ठीक है। तो सर मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया, एंड सर मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया। समझ में नहीं आता पूछो ना भाई, पूछो, क्या बात है, क्या दिक्कत है ना। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है ही। अब भाई अब इनकी बड़ी बड़ी बातें सुनो, अब बड़ी बड़ी बातें इनकी सुन लेते हैं भाई। ये कहते हैं कि भाई ऑब्जेक्टिव्स क्या है, अब ऑब्जेक्टिव्स बताए इन्होंने, तो हम मेन मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो है कि भाई हम इंडिया में चाहते हैं कि सेल्फ गवर्नमेंट आ जाए, इंडिया में चाहते हैं कि सेल्फ गवर्नमेंट आता है, एक एकदम से इनका क्या होता है, इनको मोक्ष प्राप्ति, इनको इनलाइटनमेंट हो जाता है। क्या ऐसा हुआ कि सर मैम, अच्छा बताऊंगा कि किस हद तक इंपोर्टेंस में, इंपैक्ट में देखेंगे, है ना। एंड अब क्या चाहते हैं, सेल्फ गवर्नमेंट एंड प्लस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आ जाए इंडिया में। दूसरी बात ये चाहते हैं कि इंडियंस का रोल एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्रीज हो, इंडिया का जो पार्टिसिपेशन एडमिनिस्ट्रेशन में वो बढ़ जाए, फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट में, ठीक है। और फंक्शनिंग बेसिकली क्या है आपके, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, बस वही चीज है। उसके बाद हम बात करते हैं कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, कि इन रिकमेंडेशंस को जो साइमन कमीशन ने दिए हैं उसके बेसिस पे रिपोर्ट आई पार्लियामेंट से, कि भाई ये कानून आप बनाएंगे, एंड जो आरटीसी की रिकमेंडेशन थी साइमन कमीशन के बाद ऑन व्हाइट पेपर्स की, उनको इम्प्लीमेंट करना है हमको, उनको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है हमको। तो ये ऑब्जेक्टिव्स थे इसके, मैंने आपको बता दिए, सेल गवर्नमेंट, इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन आरटीसी। ओके सर मैम, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, मुझे बता दो भाई। ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं, क्वेश्चन आए हैं। यूपीएससी का तो फेवरेट है 1935 का एक्ट। एक बात बताओ आपको, ये जो कॉलोनियल एक्ट्स है ना, ये जो कॉलोनियल एक्ट्स है, पता है इनके बारे में क्या कहा जाए, यूपीएससी का द मोस्ट इंपोर्टेंट आज तक का सब, अगर आप निकालें रेशियो, तो बहुत से क्वेश्चन आए हैं, बहुत डोमिनेट करता है ये वाला टॉपिक, ये कभी पुराना नहीं होगा, चाहे आप कोई भी एग्जाम उठा लें आप यूपीएससी का, या फिर अगर आप स्टेट पीसीएस का भी देखें, एसएससी वगैरह का भी देखें, बैंकिंग वगैरह, तो आते हैं। क्यों, क्योंकि ये वन ऑफ द टॉपिक है जहां पर लोग कंफ्यूज होते हैं, और इसकी क्लियरिटी आ गई, यानी कि आप में वो एप्टीट्यूड है। तो वो ही एप्टीट्यूड यहाँ पर मैं आपको क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूँ सर, एंड मैं नहीं कर रहा हूँ क्या। तो आपको क्या करना है, शेयर एंड जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कर देना। ओके, ओके सर, आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले लेते हैं हम यहाँ पर क्या, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस में सबसे पहले आपका पॉइंट आता है भाई, ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे हम चाहते हैं इंडिया में एक बहुत बड़ी, यानी कि इंडिया लेवल पे एक फेडरेशन बनाए, राइट। अब एक एक्ट क्या कहता है कि भाई
हम इस तरीके की फेडरेशन बनाएंगे जिसके अंदर प्रोविंसेस जो है, जिसके अंदर प्रोविंसेस जो है वो मिलकर के एक यूनिट बनाएंगे, यूनिट बनाएंगे बेसिकली। कौन कौन? प्रोविंसेस एंड आपके प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स, ये मिलकर के क्या बनाएंगे? आपके एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे, जिसके चलते क्या होगा, जिसके चलते क्या होगा, इंडिया को रूल करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन वहां का देखा जाएगा। लेकिन प्रिंसली स्टेट यहां पर दे गए हाथ, प्रिंसली स्टेट्स ने यहाँ पर क्या खड़े कर दिए? हाथ खड़े कर दिए। इन्होंने ये ज्वाइन ही नहीं किया, ये सक्सेस ही नहीं हुआ ऑल इंडिया फेडरेशन। दूसरी चीज देखते हैं, डिवीजन ऑफ पावर की यहाँ पे बात कर रहे हैं। डिवीजन ऑफ पावर क्या होता है सर मैम? डिवीजन ऑफ पावर ये होगा सर मैम कि आपका जो स्टेट है, बेसिकली स्टेट है, स्टेट्स यानी कि प्रोविंसेस, उसके अलावा आपका जो सेंटर है, उसके अलावा जो क्या है आपका सेंटर, एंड आपका जो है वाइसरॉय, है ना, वाइसरॉय के पास भी पावर रहेगी नहीं रहेगी? बिल्कुल रहेगी। अब इसका क्रिटिसिज्म जब देखेंगे तो तब देखेंगे क्या रोल रहा है उसका। अच्छा, तो बेसिकली सेंटर में क्या कहा इन्होंने कि भाई यहाँ पर 59 आइटम्स हम डाल देंगे, 59 आइटम्स यहाँ पर डाल देंगे, एंड 54 आइटम्स यहाँ पर प्रोविंसेस में, और बाकी के 36 आइटम्स जो है वो वाइसरॉय के पास रहेंगे। एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, लिख लो इसको, लिख लो इसको, मैं बता रहा हूं अभी आपको। रेसिड्यूरी पावर्स, रेसिड्यूरी पावर्स 1935 एक्ट के अंदर किसको दी गई थी? यानी कि जो प्रोविंशियल लिस्ट में नहीं है, सेंट्रल लिस्ट में नहीं है, वो किस में आएंगे? बेसिकली आपके वाइसरॉय में। कौन देखेगा उनको? वाइसरॉय। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन देखेगा? यूनियन पार्लियामेंट। कौन देखेगी? यूनियन पार्लियामेंट। है कि नहीं है? बिल्कुल है सनन मैम। अच्छा, ये बहुत तगड़े समझदार लोग हैं, तभी तो इतने दुनिया पर राज किया, राइट। बात करते हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की, वो यही है बेसिकली। ये क्या कहते हैं कि भाई इन्होंने जो अब द सिस्टम ऑफ डायarchy था ना, सिस्टम ऑफ डायarchy था, डायarchy मतलब दो हाउसेस प्रोविंसेस में, उसको कर दिया नस्ते नाबूद, उसको कर दिया नस्ते नाबूद। वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? 1990 वाले एक्ट ने, 1990 वाले एक्ट ने। इसने क्या किया भाई? प्रोविंसेस को क्या बना दिया? एक ऑटोनोमस यूनिट बना दिया, एक ऑटोनोमस यूनिट है, एक ऑटोनोमस यूनिट बना दिया, राइट। एंड उनकी बेसिकली उनकी टेरिटरी डिफाइन कर दी। ये पर्टिकुलर आपका रीजन रहेगा, यहाँ पर आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक या सब्जेक्ट को लेकर के, आइटम को लेकर के यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करना है। एंड इसने यहाँ पर क्या किया? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ले आया, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यहाँ पर लेकर के आ गई है ना? क्यों? अब बेसिकली यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि गवर्नर एंड उनकी एड एंड एडवाइस करने के लिए यहाँ पर क्या बना दिया? ग्रुप बेसिकली मिनिस्टर्स बना दिए गए, यहाँ पर मिनिस्टर्स बना दिए गए, राइट। क्या कर दिया? बेसिकली यहाँ पर मिनिस्टर बना दिए गए कि भाई एक काउंसिल बनाएंगे जो गवर्नर को मदद करेगा रूल करने में। क्या? प्रोविंसेस, जो कि क्या है आपके? एक ऑटोनोमस यूनिट है ना? लेकिन ये प्रोविंस खत्म कर दिया गया। कब कर दिया गया? ये वाला बेसिकली कर दिया गया 1939 में। ये चला ही नहीं सर मैम, 4 साल चला एंड इसको फिर खत्म कर दिया गया, है ना? क्यों कर दिया गया? आगे देखेंगे सर मैम। बात करते हैं कि भाई डायarchy एट द सेंटर की 3 पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। फोर्थ पॉइंट देख लो, डायarchy एट द सेंटर। इसका मतलब क्या है सर मैम? इसका मतलब ये है सर मैम कि प्रोविंसेस में तो खत्म कर दी, 1919 में इंट्रोड्यूस की थी, लेकिन सेंटर में ये लेकर के आ गए। कहाँ लेकर के आ गए? सेंटर में। इन्होंने क्या किया? जो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स थे, यूनियन लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स थे, इनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। दो पार्ट में सर मैम उसको डिवाइड कर दिया। पहले तो थे आपके ट्रांसफर्ड, क्या थे? पहले थे आपके ट्रांसफर्ड एंड दूसरे थे आपके रिजर्व। अब जब किसी चीज पे लग जाता है ठप्पा रिजर्व का, यानी कि वो किसी के लिए रखा हुआ है, किसी का हक है उस पे, है ना, रिजर्व है। तो वाइसराय और उसकी जो काउंसिल थी, उसका एक्सक्लूसिव राइट्स थे टू लेजिस्लेट ऑन ट्रांसफर सब्जेक्ट। कौन? वाइसराय प्लस, ध्यान से सुनना ये वर्ड, एंड इसकी जो काउंसिल थी, इसकी काउंसिल, ठीक है। वाइसराय और उसकी जो काउंसिल थी वो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स पर क्या बना सकते थे? कानून बना सकते थे, है ना? लेकिन, लेकिन सर एंड मैम, ये वाला जो बेसिकली प्रोविजन है, ये तो फोर्स में ही कभी नहीं आया। पहला वाला तो चलो ठीक है, 4 साल चला, लेकिन ये तो फोर्स में ही कभी नहीं आया, क्योंकि ये चला ही नहीं, वाला पैटर्न चला ही नहीं। लोगों ने इतना इसका विरोध किया कि भाई इस तरीके से तो काम नहीं चलेगा। फिर रिजर्व पे भी आप बढ़ा लो, है ना, ट्रांसफर पे भी आप बढ़ा लो, क्या बचा फिर हमारे लिए? ठीक है, तो एक ये प्रोविजन। उसके बाद बात करते हैं इसकी बाय कैमरलिज्म। बाय कैमरलिज्म का मतलब क्या होता है सर मैम? इट मींस कि जो स्टेट लेजिस्लेचर होगी आपके, जो स्टेट लेजिस्लेचर है, जो स्टेट लेजिस्लेचर है आपकी, उसको भाई बेसिकली वहां पे दो हाउस बना देंगे हम। वहां पर क्या कर देंगे? दो हाउस बना देंगे, एक अपर हाउस
एक लोअर हाउस। ठीक है सर एंड मैम, इन्होंने क्या कर दिया, दो हाउस बना दिए। तो पहले जो आपका अपर हाउस था वो था आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, और जो लोअर हाउस है वो है आपका लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जो 6 प्रोविंसेस थे आउट ऑफ 11, जो 6 प्रोविंसेस थे बेसिकली वहां पर अब वो कौन से 6 प्रोविंसेस थे, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो वो है आपका बिहार, बॉम्बे, मद्रास, यूपी एंड आपका असम। क्या है? मैंने क्या बताया, बंगाल, आपके बॉम्बे, मद्रास, यूपी एंड असम। यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि भाई दो हाउसेस बना दिए, एंड इसमें जो प्रिंसली स्टेट्स है उनको भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। क्या बोला मैंने, जो प्रिंसली स्टेट्स है, राजा महाराजा है, घरानाज है, उनको भी इसके अंदर क्या मिलेगा, रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। ठीक है सर मैम, ये था बाई कैमरलिज्म का मतलब। अच्छा, बात करते हैं नेक्स्ट की वोटिंग राइट्स की। वोटिंग राइट्स किस किस को थे? अच्छा भाई, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स थे ना, जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स थे, क्या होते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट्स? मैंने बताया यार, इसको काफी बार बता दिया कि भाई जनसंख्या है यहाँ पर, कोई कोई पॉपुलेशन है, वहां पर कोई अलग जात के लोग हैं, जैसे यहाँ पे एससी एसटी की बात कर लेते हैं, विमेन की बात कर लेते हैं, मुस्लिम्स की बात कर लेते हैं, जो कि 1909 से स्टार्ट हुआ, 1919 में इसको क्या कर दिया, फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया। 1935 में इसको क्या किया, फर्दर एक्सटेंड कर दिया भाई, फर्दर एक्सटेंड कर दिया, और एक्सपेंड और लोगों को लिया है इसके अंदर, बताइए, है ना। इसके अंदर वुमेन्स को लिया है, इसके अंदर लेबरर्स को लिया है, डिप्रेस्ड क्लासेस को लिया है, एंड यहाँ तक कि बेसिकली इन्होंने क्या किया, उस टाइम पे पता है कितने लोगों को बेसिकली वोटिंग राइट्स थे? ओनली 10% ऑफ द पॉपुलेशन, ओनली 10% ऑफ द पॉपुलेशन को। ठीक है, और हालांकि इसने क्या किया, इन्होंने डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिए, डायरेक्ट इलेक्शन यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिए। राइट, तो ये तीन चीजें आपको जो है याद रखने की बहुत जरूरत है। अच्छा, नेक्स्ट देख लें क्या, बिल्कुल देख लेते हैं सर एनएम, काउंसिल ऑफ इंडिया की यहाँ पे बात की गई कि भाई जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था ना 1858 में, कहाँ है सर, हमने तो नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट में जाकर के देखो तो सही, पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया। और बिल्कुल पढ़ा दिया सर, बिल्कुल पढ़ा दिया। इसने क्या की थी, काउंसिल ऑफ इंडिया बना दी थी, है ना। इसको इस एक्ट ने क्या करा, नस्ते नाबूद खत्म कर दिया सर मैम, इसको अबॉलिश कर दिया गया। अब जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन लंदन जो था, वो बेसिकली उसके पास कहती है एडवाइजर्स की एक टीम बना दी गई। ठीक है, ठीक है, काउंसिल ऑफ इंडिया को हटा दिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था उसके पास एक टीम दे दी गई, बेसिकली उसको टीम ऑफ एडवाइजर्स। ठीक है, लंदन में वो वहां पर रह करके काम करता था। उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई आरबीआई बना दिया इन्होंने, क्या करा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द आरबीआई इसने क्या किया, एज अ फेडरल बैंक, कि भाई ये आपका यूनियन का एक बैंक है, ताकि आपके क्रेडिट्स को प्लस करेंसी को कौन कंट्रोल करेगा, आरबीआई। ठीक है, तो ये फेडरल कोर्ट यहाँ पर बना दिया। नेक्स्ट बात करते हैं पीएससी। पीएससी क्या होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन। अब ये क्या है भाई, भाई रिक्रूटमेंट तो करना ही है ना एडमिनिस्ट्रेशन में, लोगों को लाने के लिए, इंडियंस को, अगर आपको रोल बढ़ाना है, पार्टिसिपेशन बढ़ाना है, तो उनका रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा। तो पीएससी बना दिया। इसने क्या किया, दो लेवल पे इनको बनाया गया। पहला तो था आपके फेडरल लेवल पर, एंड दूसरा था आपका प्रोविंशियल लेवल पर। ठीक है, राइट, एंड इसके अलावा इसके अलावा इसमें अंदर जेपीएससी, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का भी इसके अंदर क्या था, प्रोविजन था। जो जेपीएससी क्या होता है, दो या दो से ज्यादा प्रोविंसेस को लेकर के अगर कोई बनाना चाहे पीएससी रिक्रूटमेंट के लिए तो बना सकते हैं। राइट, अब लास्ट इसके बाद हम बात करते हैं फेडरल कोर्ट की। फेडरल कोर्ट बेसिकली यहाँ पर बना दिए गए, दिल्ली में बनाया था, दिल्ली में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये शायद किसी पेपर में पूछा भी था कि जो फेडरल कोर्ट था वो कहाँ पे बनाया था, क्योंकि मेजर उस टाइम पे मद्रास, रे बॉम्बे, ये सब हुआ करता था, कोलकाता, है ना। तो उस टाइम पे क्या बनाया, दिल्ली में बनाया गया। राइट, तो जितने भी प्रोविंसेस के बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं और सेंटर के बीच में, तो वो ये वाला प्रोविंशियल कोर्ट आपके, फेडरल कोर्ट आपको जो है सोल्व करके देगा। एंड 1937 में पहला फेडरल कोर्ट बनाया गया, 1937 में। राइट, इसके अंदर क्या होता था, एक चीफ जस्टिस होते थे, प्लस नॉट मोर देन 6 आपके जजेस। ठीक है, तो 1+6 का यहाँ पर रेशियो है। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, एफआरए की। कहीं नहीं पढ़ा होगा आपने, मुझे पता है। एफआरए आपके फेडरल रेलवे अथॉरिटी, फेडरल रेलवे अथॉरिटी की यहाँ पे बात करते हैं। इसने इसको स्टेब्लिश कर दिया विद द ऑब्जेक्टिव टू रेगुलेट इंडियन रेलवेज। तो ये कुछ मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्वेश्चन अगर आया तो यही से आएगा, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं आएगा सर। अच्छा, कोई भी काम होता है तो अच्छा, हम क्या बात करते हैं कि भाई इसका का बहुत वेलकमिंग इसका स्टेप रहा क्या, क्या इसको बहुत वेलकमिंग तरीके से हमने एक्सेप्ट कर लिया क्या? नहीं, कलेश तो होगा ही सर यहाँ पर, कलेश तो मचेगा ही। कुछ अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो तो यहाँ पर कलेश तो करना ही करना है।
है ना, इसके बिना तो सर आपका जो है पचेगा ही नहीं खाना। तो बस वही बात है, कलेश यहाँ पर होता है, तो क्रिटिसिज्म यानी कि कलेश आपका। तो भाई इन्होंने क्या किया, क्यों बेसिकली कलेश हुआ, क्रिटिसिज्म हुआ इसका, कि भाई जो गवर्नर की जो पावर थी ना, इतनी पावर दे दी उसको, इतनी पावर दे दी, ओवरराइडिंग पावर्स, कि भाई अगर लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली कुछ बनाती है तो उसको ओवरराइड कर सकता है। इतनी ताकत, इतनी स्पेशल पावर्स वाइसरॉय और गवर्नर्स को। तो बेसिकली ये तो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी को क्रश कर देंगे, खत्म कर देंगे, तो जितना भी है अपने अंदर, राइट। अलोकेशन ऑफ फंड्स, है ना, बजट को लेकर के भी बहुत कम पावर यहाँ पे दी गई। दूसरी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, दूसरी हम बात करते हैं कि जो डोमिनियन स्टेटस की थी, जब हम बात करते हैं डोमिनियन स्टेटस, कितना खिलवाड़ हुआ इस चीज को लेकर के, कितना खिलवाड़ हुआ, सालों तक काटा गया इंडिया को, राइट। इसने जो मच डिमांडेड आपके रिक्वेस्ट थी डोमिनेंट स्टेटस की, उसको तो एड्रेस ही नहीं किया। ठीक है, डोमिनेंट स्टेटस मांग रहे थे इस टाइम पे नेता हमारे, लेकिन उसको भी यहाँ पे इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, राइट। एंड बेसिकली लोगों को खत्म कर दिया कि भाई अब जो है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी आती है वो हमारे साथ तो है ही नहीं, तो हम क्यों बेसिकली उनकी बात माने, है ना। इस चीज के बाद ये हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट्स को इन्होंने इतना बढ़ा दिया, है ना। पहले SC ST डिप्रेस्ड, एंड जब हम बात करते हैं विमेंस को लेकर के आ गए, है ना, बाकी सबको भी लेकर के आ गए, तो बहुत इसका जो सेपरेटिज्म, सेपरेट इलेक्टोरेट बढ़ा दिया गया यहाँ पर, जो कि अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी। ओके सर मैम, उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई इसने क्या किया। हमने बात करी ली गवर्नर वाइसरॉय को बेसिकली एक्सटेंसिव पावर दे दी गई, है ना। अब जो माइनॉरिटीज है ना, माइनॉरिटीज एंड मेजोरिटी के बीच का कलेश भी इन्होंने किया, माइनॉरिटी वर्सेस मेजोरिटी भी इन्होंने किया, क्योंकि इन वाइसरॉय के पास इतनी पावर आ गई थी कि वो माइनॉरिटी के सेफगार्ड्स के लिए कुछ भी कर सकता है, कोई भी कानून बना सकता है। अगर वो अगेंस्ट भी जाना पड़े मेजोरिटी के तो जा सकते हैं। तो ये सब है। ओके सर मैम, ये बात है। अब इंपॉर्टेंस इम्पैक्ट देख लेते हैं इसका, कि इंपॉर्टेंस तो ये रहा ना, कि आपका जो गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट है, ये क्या कहा है जवाहरलाल नेहरू ने, क्या कहा है, इट्स अ मशीन विद स्ट्रॉन्ग ब्रेक्स एंड नो इंजन। ये जवाहरलाल नेहरू का एक कोट है, जवाहरलाल नेहरू का एक कोट है, कि भाई मशीन विद स्ट्रॉन्ग ब्रेक्स है, बट इसमें इंजन नहीं है। तो ये बात है बेसिकली, कहते हैं कि बहुत अच्छा डिसेंट्रलाइजेशन, डिवाइडिंग ऑफ पावर, ये सब तो आपको देखने को मिल रहा है इसके अंदर। लेकिन रियल पावर तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में ही है कि नहीं है? बिल्कुल है। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसने यहां से माना, हमने माना, काफी सारी चीजें ली है, जैसे कि हमने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लिया है ना। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यानी कि जो हमारे स्टेट्स है, उनको, उनके पास अपने लेवल पर तो काफी ज्यादा छूट मिलनी चाहिए उनको। उसके अलावा हमने फेडरल लेजिस्लेचर का आइडिया यहाँ से लिया है। मोस्ट सिग्निफिकेंट जो चेंज हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है, वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की, वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात। अब बेसिकली क्या है, कि भाई इसने क्या किया, जो कि हम जो पावर थी उसको कंसंट्रेट कर दिया किसके हाथ में, यूनियन के हाथ में। क्या कर दिया, पावर्स को कंसंट्रेट कर दिया यूनियन के हाथ में, एंड खुद को डिवाइड कर दिया भाई, ले लो प्रोविंसेस को, जाओ जाओ खेलो, है ना, इस तरीके से। ओके। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट था, ये तो अपने आप में ही बहुत प्रॉब्लमेटिक था, लेकिन इसने क्या किया, वुमेन्स को, वर्कर्स को, सबको वो दे दिया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पर डिवाइड एंड रूल फिर से किया, है ना। हालांकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया कि भाई डेटरिएटिंग और इनह्यूमन कंडीशंस है इन दोनों सेक्शंस की, तो एडिकेट रिप्रेजेंटेशन इनको गवर्नमेंट में मिलना चाहिए। तो उसको लेकर के यहाँ पर इनको थोड़ा सा हम मानते हैं कि भाई अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। सेकंड बात करते हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटीज है, जैसे कि PSC हो गया आपका, RBI है ना, FRA है, राइट। ये सब चीजें जो है ये लेकर के आए, राइट। तो बस वो चीज है, इन्होंने बेसिकली क्या किया कि भाई आगे आने वाले टाइम पे कंट्री में एक स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन, स्मूथ प्रोसीजर और स्मूथ प्रोसेसेस की जाए, उसको लेकर के ग्राउंड वर्क ये रख करके है। इसलिए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा पार्ट लिया गया है किससे, RBI, ये हमारे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। तो ये था भाई आपके पूरा ओवरऑल टॉपिक, है ना। फालतू की बात एक भी नहीं करी मैंने, आपका एक सेकंड भी जो है बर्बाद नहीं किया। इसके बाद हम क्या देखेंगे, जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है 1947 का, बहुत सारी बातें हैं उसके अंदर जो आपको नहीं पता होगी सर एंड मैम, देखेंगे नेक्स्ट लेसन में। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे।